नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक समान विज्ञान का जो कोशिका है उसे हम कंप्लीट तो नहीं करेंगे, 2-3 पार्ट में करेंगे क्योंकि बड़ी है। टेक्स्ट बुक के जो नोट्स हैं उसके थ्रू करेंगे क्योंकि मैंने इसे पढ़ के देखा है, काफ़ी बढ़िया नोट्स जो है इन्होंने तैयार किए हैं। तो इसी से जो है हम अपनी कोशिका का जो है वो कंप्लीट करेंगे स्टडी नोट से। इससे आपके कोशिका के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 100% कवर हो जाएंगे। आपको और कहीं से भी जो है सोर्सेज जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो कोशिका जो है, कोशिका क्या है? तो सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, पहले से ही जानते हैं हम। ठीक है, इसे जो है जीवन का निर्माण खंड भी कहा जाता है। पहली कोशिका को किसने खोज किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क के एक टुकड़े से देखा और नाम दिया इसका कोशिका। ठीक है, कॉर्क के एक टुकड़े से। ध्यान रखेंगे कि ये जो था एक मरा हुआ कोशिका था, ये जीवित कोशिका नहीं थी। रॉबर्ट हुक 1665 में पहली कोशिका की खोज इनने जो है किया था। सभी जीवित चीज़ें जो है कोशिकाओं से बनी होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, सभी कोशिकाएं सभी जीवित चीज़ों को की सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। जैसे हम एटम के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही कोशिका है। एटम जो है सब्सटेंस के लिए है, पार्टिकल्स के लिए है और एलिमेंट्स के लिए है। उसी तरीके से कोशिका जो है जीवित जीवों के लिए कार्यशील इकाई है, सबसे छोटी। ठीक है, सभी कोशिकाएं कोशिका विभाजन के माध्यम से पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। अब चूँकि हम देखते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है वो काफ़ी छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। तो ये कोशिकाओं के विभाजन के कारण ही जो है ये सारी चीज़ें जो है परिवर्तन होता है और बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत मुख्य रूप से जो है 19वीं सदी में दो वैज्ञानिक थे, एक मैथियास स्लेडन थे, ठीक है, और थियोडर स्वान थे, जिसे हम नॉर्मली स्लेडन एंड स्वान की थ्योरी कहते हैं। तैयार किया गया था। वनस्पति शास्त्री स्लेडन थे, ठीक है, और प्राणी शास्त्री यानी जीव विज्ञान के थे ये स्वान थे। ठीक है, प्रस्तावित किया कि सभी जीवित जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लेडन और स्वान ने। ठीक है, स्लेडन क्या थे? तो वनस्पति शास्त्री थे और स्वान जो थे वो प्राणी शास्त्री यानी कि जो है जीवों से रिलेटेड ये अध्ययन करते थे। एक और थे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया ना, इस सिद्धांत में योगदान दिया और कहा कि सभी कोशिकाएं जो है ना पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक, रुडोल्फ विर्चो ने इस सिद्धांत में एक नया चीज़ जोड़ा और कहा कि सभी कोशिकाएं जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही तैयार होती है। ठीक है, इनका एक लैटिन वाक्यांश था जो काफ़ी फेमस है, कई बार हमें देखने को मिलता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका अर्थ भी यही होता है, सभी कोशिकाएं जो है कोशिकाओं से ही आती हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, कोशिकाएं जो है मौजूदा कोशिकाओं से विभाजन से उत्पन्न होती है, कोई नई कोशिका नहीं आती, इसी से विभाजन होता है। ठीक है, कोशिकाओं को उनकी संरचना और कार्य के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक। प्रो से मतलब समझ लीजिए जो पहले आया था, है ना, जो पहले आया था। सरल एक कोशिकीय जीव जिनमें केंद्रक या झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक कोशिका वाले जीव होते हैं। ठीक है, इनमें जो है केंद्रक या फिर झिल्लीबद्ध यानी झिल्ली से बंधा हुआ जो कोशिका के अंग, जैसे कि बहुत सारे हमारी कोशिका के अंग हैं, वो सब नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्रक भी नहीं होता है उदाहरण, और होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हम नहीं कर सकते कि ये केंद्रक है या स्पेसिफिक नहीं कह सकते। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जीवाणु और आर्किया जो है ये एक कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक है, जीवाणु और आर्किया। विशेषताएं क्या है? आकार में छोटा होता है, एक कोशिकीय है, आमतौर पर 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर का होता है ये। ठीक है, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर। आनुवांशिक पदार्थ जैसे न्यूक्लियोइड जो है क्षेत्र में स्थित एक गोलाकार डीएनए अणु में होता है। ठीक है, आनुवांशिक जो भी पदार्थ होते हैं यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने वाली जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं ये न्यूक्लियोइड क्षेत्र में, ठीक है, एक एकल गोलाकार डीएनए अणु में होता है।
अधिकांश में कोशिका भित्ति मौजूद होती है जो आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आकार और सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। द्विविखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करें। ये जो है लैंगिक प्रजनन इनमें नहीं होता, विखंडन होता है। जैसे शुरू में ऐसे रहा तो बाद में टूट के ऐसे दो बन जाएंगे। ठीक है, पहले दो इसके न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियोइड बनेंगे, फिर ये टूटते टूटते जो है दो अलग अलग विखंडित हो जाएंगे अलैंगिक प्रजनन से। कोई भी लैंगिक प्रजनन यानी कि फिजिकल जो है वो किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं बनता है। इसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो जितने हम कोशिकाओं जितने भी जीवों को जानते हैं वो सारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रकीय झिल्ली तो होता ही है, इसके अलावा केंद्रक जो है सुव्यवस्थित होता है, अच्छे तरीके से दिखता है, स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये केंद्रक है। उन्हें ही क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अधिक जटिल कोशिकाएं जो हैं जिनमें केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। ठीक है, अधिक जो जटिल कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण हैं। उदाहरण, जंतु कोशिकाएं जितने हम देख रहे हैं, बात समझ लीजिए, तो वो यूकैरियोटिक, जितने आप जानवर देख रहे हैं, जितने जीव देख रहे हैं, आप जिसे देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं, कवक कोशिकाएं और प्रोटिस्टा। ठीक है, विशेषता क्या है, तो ये बड़े होते हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। केंद्रक के भीतर अनेक रेखीय जो है डीएनए अणु स्थित होते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि एक ही जो है आनुवंशिक होता है, इसमें क्या है, अनेक तरह के रेखीय डीएनए अणु स्थित होते हैं, रेखीय। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका के अंग हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, ये सब के जो है झिल्ली में बंद होते हैं, प्लास्टिक जैसे थैली में बंद होते हैं। अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। इसके प्रजनन कैसे होते हैं, लैंगिक भी हो सकते हैं, अलैंगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। अब इसमें देखिए ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, और बाकी ये कैप्सूल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेल वॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोशिकांग आपको नहीं दिखेंगे, जैसे इसमें देख रहे हैं न्यूक्लियोलॉइड्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं। तो इसमें कोशिकांग बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, और इसमें जो है कोशिकांग झिल्लीबद्ध स्पष्ट होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है के अलावा सभी जीव जो है यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो जीवाणु को छोड़ के और नीले हरे शैवाल जितने भी हैं, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, इसको छोड़ करके सभी के सभी यूकैरियोट्स कहे जाते हैं। अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं केंद्रक के बारे में। तो यूकैरियोटिक में जो है एक वास्तविक केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली से बंधा होता है। ठीक है, डबल सेफ्टी जो है, यानी दो, एक तरह से समझ लीजिए प्लास्टिक से बंद जो है पैक्ड रहता है। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक की बात करें तो कोई वास्तविक केंद्रक इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं कह सकते कि ये केंद्रक ही है। डीएनए केंद्रक जैसे क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक जैसे क्षेत्र में, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो झिल्ली से घिरा नहीं होता है, इसलिए स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डीएनए संरचना की बात करें तो यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैखिक डीएनए होता है। रैखिक डीएनए हमने पढ़ा था उसी समय में। इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के बिना एक वृत्ताकार डीएनए होता है। ठीक है, वृत्ताकार। तो डीएनए संरचना यूकैरियोटिक में कैसे हो गया, रैखिक, और प्रोकैरियोटिक में वृत्ताकार जो है एक डीएनए होता है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक में, और इसमें जो है एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, दो तरीके से विभाजन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ द्विखंडन, दो भागों में टूटना, इसी तरीके से होता है। कोशिकांग ऑर्गेनल्स की बात करें, इसमें झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर, गोल्जी बॉडी आदि जो है होते हैं इसमें कोशिका के अंग के रूप में। इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक राइबोसोम होता है, हमने देखा था ऊपर कि राइबोसोम जो है दोनों में होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से, ये देखिए राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, तो राइबोसोम दोनों में होते हैं।
ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोशिका भित्ति की बात करें तो पौधों और कवकों में उपस्थित जानवरों में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति ये यूँ समझ लीजिए कि बाहर की जो दीवारें होती हैं, सेल वॉल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए तो पौधों में ज़रूरत होती है, इसलिए पौधे जो है ऊपर सख्त होता है। कवकों में भी उपस्थित होते हैं, जानवरों में ये नहीं होते, जीवों में नहीं होते। इस पे बात करें तो अधिकांश में उपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित होते हैं, ठीक है। आर्किया में पॉलीसेकेराइड से निर्मित होते हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है कई बार कि जीवाणु में जो सेल वॉल है किस चीज़ से बने होते हैं, तो ग्लाइकन से, और आर्किया में पॉलीसेकेराइड से निर्मित होते हैं। कुछ चीज़ें जो है जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं, तो टेक्स्ट बुक ने इसे बिल्कुल मेमोरी मार्कर के रूप में नोट किया है, हम भी इसे पढ़ेंगे। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन्स मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन्स जो है वो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन्स आपको मालूम होगा, ऐसे 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 करके जो होता है, ठीक है, डेंड्राइट, एक्स, ये सब होते हैं इसमें। कुछ न्यूरॉन्स के अक्ष तंतु जो है 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। ये बाल जैसा हेयर नुमा जो है स्ट्रक्चर होता है, जो ये 1 मीटर से भी कुछ लंबे हो सकते हैं, जिससे वे शरीर के भीतर लंबी दूरी तक सिग्नल संचारित कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका तो सबसे जो लंबी कोशिका हमने देख लिया न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है, जिसका व्यास लगभग 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये रोगजनक हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? रोग क्रिएट करने वाला एक कोशिका है, ठीक है, जो विभिन्न मेजबानों को संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें जाएगा सभी को संक्रमित कर सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका वहाँ हमने देखा था, सबसे लंबी कोशिका वो है आपका न्यूरॉन्स। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जानते हैं हम इसे। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, अंडा स्वयं जो है एक एकल कोशिका, वो पूरा अंडा का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही कोशिका है। 1.4 किलोग्राम जो है हो सकता है, यानी 1.5 किलो के आसपास जो है इसकी वजन हो सकता है एकल कोशिका का। और लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर 6 इंच और व्यास में 12 सेंटीमीटर। इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का ध्यान में रखना है। अब मानव शरीर की स्पेसिफिक बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका डिम्ब या अंड कोशिका होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है। यह नग्न आंखों से दिखाई देता है। इसका व्यास 100 माइक्रोमीटर होता है। यह आकार इसे अन्य अधिकांश मानव कोशिकाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा बनाता है, ठीक है। अब आते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत है जो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है, ठीक है। भित्ति एक तरह से समझ लीजिए उसके एक्स्ट्रा सेफ्टी है, जो वॉल की तरह काम करता है। अभी तक जो प्लास्टिक में था इसके ऊपर एक वॉल लग गया, ठीक है। ये पौधे, कवक, जीवाणु और प्रोटिस्ट में होते हैं। संगठन की बात करें तो पौधों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, जो एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधे में किस चीज़ से बने होता है? पॉलीसेकेराइड। पौधा पॉली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से किससे? सेलुलोज से बनी होती है। यह चीज़ हमें पता है, सेलुलोज से बनी होती है, जो शक्ति और कठोरता प्रदान करता है। पौधों को कठोर होना जरूरी है, इस वजह से इसमें जो है एक सेल वॉल होता है, जो कि पौधा का जो है पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अन्य चीज़ों में जो है हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन, जो कास्टीय यानी लकड़ी वाले पौधे होते हैं उसमें लिग्निन शामिल होते हैं। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन, देखिए क से कवक, क से काइटिन नामक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ध्यान रखें कि कवक का जो है काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन, जीवाणु वाला याद रखेंगे, थोड़ा सा अलग है। बाकी क से कवक, क से काइटिन, प से पौधा, प से पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जो शर्करा और अमीनो अम्ल का एक जटिल बहुलक है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन इतना ध्यान रखना मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिसकी बैकग्राउंड बायोलॉजी है उसके लिए तो ठीक है, पर जिसका नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जीवाणु में कोशिका भित्ति जो है मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो शर्करा और अमीनो अम्ल का एक जटिल बहुलक है। शैवाल में कोशिका भित्ति जो है विभिन्न पॉलीसेकेराइडों से बनती है, जिसमें शैवाल के प्रकार के आधार पर सेलुलोज, अगर या सिलिका शामिल होते हैं, ठीक है। शैवाल में कोशिका भित्ति जो है पॉलीसेकेराइड से तो बना ही होता है, जिसमें शैवाल के प्रकार के आधार पर किसी में सेलुलोज, किसी में अगर, किसी में सिलिका शामिल होते हैं। कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है विभिन्न जीवों में काफ़ी भिन्न हो सकती है और इसे 2 प्रकारों
में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, कोशिका वृद्धि के दौरान निर्मित लचीली तथा कोशिका विस्तार की अनुमति देने वाली, ठीक है। ये कोशिका वृद्धि के दौरान जो है निर्मित होती है, लचीली होती है और कोशिका के विस्तार को जो है अनुमति देती है। द्वितीयक वाली जो है ये कठोर होती है, प्राथमिक भित्ति के बाद जमा होती है, अधिक मोटी और कठोर होती है, अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है, कुछ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सारे में नहीं। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कोशिका का आकार बना रहता है, ठीक है। और अत्यधिक जल अवशोषण को रोकने में मदद मिलती है, जिससे कोशिका विखंडन हो सकता है। यह यांत्रिक तनाव और रोगाणुओं के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो देखते हैं, अत्यधिक जल अवशोषण को रोकने में मदद मिलती है, जिससे कोशिका जो है का विखंडन हो सकता है। यह यांत्रिक तनाव, मैकेनिकल जो टेंस होता है, खिंचाव होता है और रोगाणुओं के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? कोशिका भित्ति, ठीक है। तथा कोशिका को शारीरिक क्षति और सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाता है। और शारीरिक क्षति तो हमें ऐसे ही पता है, क्योंकि ये सेफ्टी की तरह ही काम करता है, और सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से भी बचाता है। अधिकतर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, विशेष रूप से जीवाणु कोशिकाओं में रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक यानी पुराने वाले जो अपने थे, उनमें क्या है, जीवाणु कोशिकाओं में रासायनिक रूप से जटिल कोशिका आवरण होता है। उनमें जो सेल वाल होता है वो एक जटिल होता है। जीवाणुओं का जटिल कोशिका आवरण एक कसकर बंधी हुई 3 परत संरचना है, जो जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। इनमें ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली शामिल है, ठीक है। क्या क्या है? ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली शामिल है। ग्लाइकोकेलिक्स जो है, ग्लाइकोकेलिक्स कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत है, और विभिन्न जीवाणुओं में इसकी संरचना और मोटाई भिन्न हो सकती है। ग्लाइकोकेलिक्स जो है कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत है, और अलग अलग जीवाणुओं में इसकी संरचना और मोटाई भी जो है अलग अलग हो सकती है। अब इसे हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति ग्लाइकोकेलिक्स के नीचे स्थित होती है और जीवाणु को संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। यह जीवाणु कोशिका के आकार को निर्धारित करती है और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में इसे फटने और ढहने से रोकती है। वही बात है कि इसके जो है एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका आवरण की सबसे भीतरी परत है, जो संरचना में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो है क्या है, कोशिका आवरण की सबसे भीतरी परत है, जो संरचना में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका या फिर कोशिका झिल्ली जो भी कह लें, जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, एक अर्धपारगम्य अवरोध है। अर्धपारगम्य का मतलब होगा कि कुछ चीज़ों को जाने देगा, कुछ चीज़ों को रोक लेगा। जो जरूरी है उसे जाने देगा या आने देगा, और जो नहीं जरूरी है उसे नहीं आने जाने देगा। कोशिका जो है ना, ये चारों ओर से घेरे रहती है। यह फॉस्फोलिपिड द्विपरत से बना होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड नाम याद रखेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। प्लाज्मा प ऐसे याद रखेंगे, जिसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट जो है अंतर्निहित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड जो है ना, द्विपरत में जल रागी, जल को आकर्षित करने वाले, सिर और जल विरागी, जल को विकर्षित करने वाले, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड द्विपरत में क्या होता है? जलरागी सिर होता है, यानी कि जल को आकर्षित करने वाला इसका सिर होता है, और पूंछ जो है इसका जल विरागी, जल को विकर्षित करने वाला, जो एक लचीली और गतिशील झिल्ली बनाती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई आमतौर पर 5 से 10 नैनोमीटर है, नहीं जरूरी है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात काफ़ी भिन्न होता है, ठीक है। मनुष्यों में एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में संरचना जो है 24% लिपिड, 76% प्रोटीन होता है। माइलिन परत में 76% लिपिड, 18% प्रोटीन की संरचना पाई जाती है। नहीं जरूरी है उतना, मनुष्य वाली याद रखिएगा कि झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गतिविधि को नियंत्रित करती है, ठीक है। क्या करती है? कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का जो गतिविधि, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें एक मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? सेमी परमिसिबल है, अर्धपारगम्य है,
इसका मतलब कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं। तो गतिविधि को नियंत्रित करती है, किसको आने देना है, किसको जाने देना है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व कोशिका में प्रवेश कर पाते हैं और अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल पाते हैं। द्रव मौजिक मॉडल, ये मॉडल से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द्रव मौजिक मॉडल जो है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का वर्णन करता है। इसे 1972 में S.J. सिंगर, नाम याद रखेंगे द्रव मौजिक मॉडल का जो है, और G.L. निकोलसन, दो लोगों ने प्रस्तावित किया था। द्रव मौजिक मॉडल किसने दिया था, क्या है, पहले तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यह वर्णन करता है और S.J. सिंगर और G.L. निकोलसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये पढ़ना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है थोड़े से डीप पूछे जा रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली को द्रव के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि झिल्ली के भीतर लिपिड और प्रोटीन पार्श्व में गति कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ठीक है, मौजिक शब्द लिपिड द्विपरत में या उससे जुड़े प्रोटीन की अनियमित और विविध व्यवस्था को संदर्भित करता है। मौजिक का क्या मतलब होता है, प्रोटीन की अनियमित और विविध व्यवस्था को संदर्भित करता है। ठीक है, इन प्रोटीनों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिन्न प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन संपूर्ण झिल्ली में फैले होते हैं। इंटीग्रल का मतलब ही इसी तरीके का होता है जो सब जगह हो। ठीक है, परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये प्रोटीन झिल्ली की सतह से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं जिसे हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार आप चाहें तो देख ले वीडियो को रोक करके। अब आते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के अंदर जेल जैसा एक पदार्थ होता है जिसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें साइटोसोल, तरल भाग जो है, कोशिकांग, साइटोस्केलेटन और विभिन्न अणु और आयन होते हैं। साइटोसोल मुख्य रूप से जल, लवण और कार्बनिक अणुओं से बना होता है जो एक माध्यम का निर्माण करता है जहाँ कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है। क्या है साइटोसोल, मुख्य रूप से जल, लवण और कार्बनिक अणुओं से बना होता है जो एक माध्यम का निर्माण करता है। यहाँ पे सारी जो है कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं। कोशिका द्रव में कोशिकांग होते हैं तथा यह ग्लाइकोलाइसिस और प्रोटीन संश्लेषण सहित कई उपापचय प्रतिक्रियाओं, मेटाबॉलिज्म का प्रतिक्रियाओं का स्थल है कोशिका द्रव। यह कोशिकांगों के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है और कोशिका द्रवी प्रवाह के माध्यम से कोशिका के भीतर पदार्थों का आवाजाही को सुगम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सारे अपने अंग हैं, तो आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सबसे बाहरी से होता है। डीएनए यहाँ पे होता है आपके न्यूक्लियस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला पार्ट है, दिख रहा होगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। ठीक है, राइबोसोम्स ये रहे, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली ये रहा, साइटोप्लाज्म यही कोशिका द्रव जो है, ये सारे हैं आपके साइटोप्लाज्म। गोल्जी अपरेटस ये रहा। कोशिका अंग, कोशिका अंग कोशिका के भीतर जो है ना विशेष संरचनाएं होती है। चलिए, तो ये कोशिका अंग को जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, मैं 20 मिनट के आसपास ही वीडियो डालता हूँ, तो इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये पार्ट 1 कंप्लीट रहा। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें और 9 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। बिहार बीएसओ और बिहार एसएससी सीजीएल को जो है हम टारगेट करने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसमें हम सेट्स भी लेके आएंगे रुक्मिणी के और भी अन्य अन्य तरह के सेट्स को। धन्यवाद, जुड़े रहें 9 क्लासेस।